नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं शेखर त्रिवेदी। राजधानी लखनऊ समेत पूरे प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सीएम योगी ने टीम 11 की बैठक में अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए हैं। सीएम ने मेडिकल स्क्रीनिंग, एम्बुलेंस सेवा, कंटेनमेंट जोन में निगरानी के लिए ड्रोन कैमरे, शहरी क्षेत्रों में सर्विलांस टीम द्वारा घर घर सर्वे के साथ ही स्वच्छता अभियान को तेज करने और सभी वेंटिलेटर्स को क्रियाशील रखने का आदेश दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने टीम 11 के साथ बैठक कर रहे हैं और बैठक में जो हर वीकेंड में लॉकडाउन लागू होना है 55 घंटे का, यानी शुक्रवार की रात्रि 10 बजे से लागू होगा, वो सुबह सोमवार 5 बजे सुबह तक लागू रहेगा। ये क्रम 31 जुलाई तक चलना है। इसके बीच मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि किसी भी तरह की कोई हीला हवाली लापरवाही नहीं होनी चाहिए। कोरोना के टेस्ट में बढ़ोतरी हो, यानी 48,000 टेस्ट प्रतिदिन हो रहे हैं, इस पर उन्होंने संतोष व्यक्त किया है। साथ ही कहा है कि 50,000 टेस्ट प्रतिदिन किए जाएँ। और अनलॉक की स्थिति में जो ये लॉकडाउन उत्तर प्रदेश सरकार लगा रही है, इसमें कहीं कोई हीला हवाली ढील नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस समय जो डॉक्टर हैं, विशेषज्ञ हैं, उनका कहना है कि नमी के कारण जो लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं उनमें कोरोना के वायरस तेजी से फैल रहे हैं या संक्रमित कर रहे हैं। तो ऐसे में मुख्यमंत्री का निर्देश है कि टेस्ट बढ़ाए जाएं, जो लॉकडाउन है उसका सख्ती से पालन हो और साथ ही जागरूकता अभियान चलाया जाए, जिसमें सैनिटाइजर से लेके मास्क से लेके और लोगों से अपील या जागरूक किया जाए कि वो बिना मास्क पहने घर से ना निकलें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और साथ ही जो अधिकारी और नोडल ऑफिसर हैं वो भी इस पर निगरानी रखें। कैमरामैन पीसी चौधरी के साथ मनीष मिश्रा, न्यूज इंडिया, लखनऊ। कोरोना के बढ़ते मामलों पर सीएम के तेवर देखने के बाद अधिकारियों ने फील्ड में मोर्चा संभाल लिया है। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने सीएमओ दफ्तर का औचक निरीक्षण किया। यहां उन्होंने कोरोना मामलों के संबंध में जानकारी हासिल की। राजधानी में मरीजों की संख्या और इंतजामों पर डिप्टी सीएमओ से कई सवाल भी पूछे। अवनीश अवस्थी ने किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरतने और सभी प्रकार की दिक्कतों से शासन को तत्काल अवगत कराने के निर्देश दिए हैं। उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को लेकर मुख्यमंत्री कार्यालय ने ट्वीट किया है। केजीएमयू के पल्मोनरी क्रिटिकल केयर विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर वेद प्रकाश ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि वर्तमान में बारिश की वजह से वायु में नमी आने के चलते संक्रमण बढ़ रहा है। इससे निपटने के लिए सभी को मास्क लगाना होगा और सोशल डिस्टेंसिंग को अनिवार्य करना होगा। आज मुख्यमंत्री कार्यालय ने एक ट्वीट किया कोरोना संक्रमण को लेकर। लगातार कोरोना का संक्रमण फैलता जा रहा है और जो बात निकल के सामने आई है उसमें जो विशेषज्ञों ने कहा है उसमें साफ कहा है कि कोरोना का जो संक्रमण है उसके लेकर मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से ट्वीट हुआ है। केजीएमयू के पल्मोनरी क्रिटिकल केयर विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर वेद प्रकाश ने मुख्यमंत्री को बताया है कि वर्तमान में बारिश की वजह से वायु में नमी आने के कारण संक्रमण बढ़ रहा है और इससे निपटने के लिए मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा सख्ती से। अब इसके आधार पे मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से ट्वीट किया गया है और कहा गया है कि सभी लोग मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग करें, लगातार हाथ को सैनिटाइज करते रहें। तो उन्होंने इसके अलावा जो मरीजों की संख्या है, एसिम्प्टोमेटिक है, मीडियम है और मॉडरेट है, इन सब के बारे में भी विस्तार से उन्होंने वेद प्रकाश जो कि केजीएमयू के पल्मोनरी एंड रेस्पिरेटरी के विभागाध्यक्ष हैं, पूरी जानकारी और कहा है कि जो एसिम्प्टोमेटिक हों उनको या मॉडरेट जो केसेस आ रहे हैं कोरोना के, उनको घर में ही आइसोलेट करने के लिए व्यवस्था की जाए। एक गाइडलाइन में जा रहा है। 1 लाख सर्विलांस जो टीम है उसमें 1 लाख सदस्यों को नियुक्त करने की भी बात की कि जो सर्विलांस टीम हो उसमें 1 लाख लोगों को नियुक्त किया जाए, ताकि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े आबादी वाले प्रदेश में सर्विलांस की टीमें सर्विलांस के जरिए ट्रैक कर सकें और इस कोरोना महामारी जो इस समय लगातार चल रही है, संक्रमण लगातार बढ़ रहा है, उस पर नियंत्रण पाया जा सके। कैमरामैन पीसी चौधरी के साथ मनीष मिश्रा, न्यूज इंडिया, लखनऊ। अनलॉक के बाद कोरोना मामलों की संख्या कई गुना रफ्तार से बढ़ी है। खास तौर पर उत्तर प्रदेश में अब 2000 मामले प्रतिदिन आने से अफसरों के माथे पर शिकन आ गई है। लखनऊ में पहली बार 300 मामले एक ही दिन में आए, इसलिए अब एसिम्प्टोमेटिक मरीजों के लिए होम आइसोलेशन की मांग तेजी से बढ़ी है। देश में कोरोना मामलों की संख्या 10 लाख के पार जा चुकी है और अनलॉक होने के बाद तकरीबन 80% जो मामले सामने आए हैं
वो वाकई चिंता का विषय है। लेकिन देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में अब मामलों ने प्रतिदिन की संख्या के हिसाब से 2000 को पार कर लिया है। ये बेहद डरावना है और ये दिखा रहा है कि किस प्रकार से कोरोना जून जुलाई में अपने पीक पर पहुंच रहा है। लेकिन इसी बीच जिस प्रकार से पूरे देश में जो एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट हैं, जिनके लक्षण नज़र नहीं आते हैं, उनको होम आइसोलेशन या होम क्वारंटीन किया गया है और ये नियम लागू किए गए हैं, वो उत्तर प्रदेश में नहीं है। और उत्तर प्रदेश में कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या और लापरवाहियां लगातार तेज़ी से बढ़ रही हैं और कहीं ना कहीं जिम्मेदार अफसरों के ऊपर सवाल भी पैदा कर रहे हैं। एक दिन पहले ही केजीएमयू में देर रात रायबरेली का एक मरीज था जो तकरीबन 6 घंटे से ज़्यादा एम्बुलेंस में पड़ा रहा और एम्बुलेंस कर्मी उसको छोड़कर चले गए। लखनऊ में एक दिन में मामले 300 के पार पहुंच चुके हैं और पौने 200 के लगभग मरीजों को तो अस्पताल में भर्ती कराया गया। बाकी मरीज अभी भी अपने घर पे हैं, जो ये साफ तौर पे दिखा रहा है कहीं ना कहीं कोरोना को लेकर के स्वास्थ्य विभाग का जो प्रबंधन है वो कटघरे में है और सीएमओ डॉक्टर नरेंद्र अग्रवाल खुद क्वारंटीन है। ऐसे में जो डॉक्टर्स हैं और जो विशेषज्ञ हैं वो ये साफ तौर पे कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार को जो एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट हैं, उनके लक्षण जिनके नज़र नहीं आते, उनको अपने घरों में ही रहने की अनुमति देनी चाहिए जिसमें अटैच टॉयलेट हो। क्योंकि कोरोना को लेकर के जिस प्रकार सरकार ने L1, L2, L3, L4 अस्पताल बनाए हैं वो भी अब कम पड़ रहे हैं और लखनऊ में बेड पूरी तरह से फुल हो चुके हैं। अभी हाल में ही हज हाउस में जो नया हज हाउस है उसमें जो मरीजों को रखना प्रशासन ने शुरू किया है उसको लेकर के भी तमाम लापरवाही सामने आई थी, जिसके बाद लखनऊ डीएम को सफाई भी देनी पड़ी थी। हालांकि मुख्यमंत्री गंभीर हैं और लगातार निर्देश दे रहे हैं, लेकिन लखनऊ में जिस प्रकार से कोरोना को लेकर लापरवाहियां केजीएमयू तमाम बड़े अस्पताल बरत रहे हैं वो निहायत ही शर्मनाक है। विशेषज्ञों ने साफ तौर पे कहा है सरकार अगर एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट को अपने घर में रखे और अगर कोई लक्षण नज़र आते हैं, अगर कोई गंभीर स्थिति मरीजों की नज़र आती है तो उनको अस्पतालों में भर्ती करना चाहिए, क्योंकि एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट अपने आप 8 से 10 दिन में सही होकर के अस्पतालों से जा रहे हैं। ऐसे में अगर एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट अपने घरों में ही रहेंगे, सामान्य इलाज करेंगे और डॉक्टर्स की निगरानी में रहेंगे, डॉक्टर्स उनको ऑन कॉल फ़ोन पर ही कंसल्टेशन दे सकते हैं, तो ऐसे में जो बेड अस्पतालों में खाली होंगे वो गंभीर मरीजों के लिए काम आ सकते हैं, क्योंकि वेंटिलेटर्स और आईसीयू की ज़रूरतें अभी भी मरीजों को है और तमाम अस्पतालों में ये निहायती कमी है। हालांकि मुख्यमंत्री ने कहा है कि वेंटिलेटर्स और आईसीयू की किसी प्रकार की कमी नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से अभी जांच हो रही है, अभी मेरठ मंडल में मुख्यमंत्री के आदेश पर जांच शुरू हुई थी, घर घर जाकर स्क्रीनिंग हो रही थी, लेकिन लखनऊ मंडल में अभी तक ये स्क्रीनिंग शुरू नहीं हुई है। लखनऊ डीएम ने कहा था इसमें स्वास्थ्य विभाग की 2200 टीमें लगेंगी, लेकिन वो 2200 टीमें कहाँ हैं ये बताने को लखनऊ जिला प्रशासन का कोई भी बड़ा अफसर तैयार नहीं है और लखनऊ वासी 300 से ज़्यादा मामले रोज़ाना आने से बेहद डरे हुए हैं। और अगर इसी तरह मामले सामने आते रहे और इसी प्रकार से लखनऊ के तमाम शहरों में अघोषित लॉकडाउन रहा तो निश्चित तौर पे आम आदमी की मुश्किलें बढ़ना तय है। ऐसे में सरकार को तत्काल होम आइसोलेशन या होम क्वारंटीन की सुविधा उपलब्ध करानी चाहिए। कैमरामैन पीसी चौधरी के साथ मनीष श्रीवास्तव, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ। राम मंदिर निर्माण की तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महत्वपूर्ण बैठक की। इस बैठक में मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी, अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी समेत अयोध्या के जिलाधिकारी ने हिस्सा लिया। सीएम ने राम मंदिर निर्माण से जुड़े कार्यों की समीक्षा की। 18 जुलाई को अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक होगी। ऐसी उम्मीद की जा रही है कि निर्माण कार्य का शुभारंभ करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगस्त के पहले हफ्ते में अयोध्या आ सकते हैं। मुख्यमंत्री आज शाम को बैठक कर रहे हैं और अयोध्या में कल जो प्रस्तावित अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण होना है उसके संदर्भ में वो अपने आवास पे बैठक कर रहे हैं। बैठक में अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी, डीएम अयोध्या जो अनुज झा समेत राम तीर्थ ट्रस्ट के लोग सीधे अयोध्या से जुड़े हुए हैं और ये विचार किया जा रहा है कि कल जो बैठक होगी 18 जुलाई को उसमें राम मंदिर के निर्माण के और शिलान्यास की तिथि को लेके फैसला होना है। उसके पहले मुख्यमंत्री की जो ये बैठक चल रही है इसमें इन तमाम बातों पर विचार किया जा रहा है कि राम मंदिर का निर्माण कब से शुरू किया जाए। ऐसे कयास यही लगाए जा रहे हैं कि 2 अगस्त या 5 अगस्त से पहले राम मंदिर के निर्माण का शिलान्यास हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी निमंत्रण भेजा जाएगा। इसका निर्णय कल जो राम अयोध्या मंदिर में जो राम निर्माण तीर्थ ट्रस्ट है
उसके फैसले पर निर्भर होगा कि सभी संतों का जो ये ट्रस्ट है, जिसमें सभी संत हैं, नृपेंद्र मिश्रा जो प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव हैं, ये सब मिलके राय बनाएंगे और ये सर्वसम्मति से फैसला करेंगे कि मंदिर निर्माण की तिथि कब हो और प्रधानमंत्री को निमंत्रण भेजा जाए, उनसे आग्रह किया जाए कि प्रधानमंत्री आएँ और वो राम मंदिर के भव्य निर्माण का शिलान्यास करें। अब देखना है कि मुख्यमंत्री ने जो ये बैठक की है, इसके बाद कल 18 जुलाई को होने वाली बैठक में क्या निकल के आता है। कैमरामैन पीसी चौधरी के साथ मनीष मिश्रा, न्यूज इंडिया, लखनऊ। कानपुर के जिस माफिया विकास दुबे ने सैकड़ों बीघे जमीन कब्जाई और अपना अरबों का काला साम्राज्य खड़ा किया, उस माफिया से उसकी मौत के बाद भी अफसर वफादारी निभाने में कतई पीछे नहीं है। कानपुर प्रशासन ने एसआईटी को रिपोर्ट सौंपी है कि विकास ने कोई जमीन नहीं कब्जा की। हाँ, रिपोर्ट में बिकरू गांव में कुछ जमीन कब्जाने की मौखिक शिकायत का जिक्र जरूर किया गया है। कानपुर के माफिया विकास दुबे ने सफेद पोशों और अपराधियों से लेके अफसरों तक को तमाम बेशकीमती जमीनें कौड़ियों के भाव दी थी, या यूं कहें तमाम बड़े लोगों को मुफ्त भी दी थी। लेकिन कानपुर जिला प्रशासन को एक भी जमीन ऐसी नहीं मिली जो माफिया विकास दुबे ने कब्जाई हो। ये हैरत अंगेज रिपोर्ट कानपुर जिला प्रशासन की तरफ से सीधे एसआईटी को सौंपी गई, क्योंकि एसआईटी ही विकास दुबे के साम्राज्य की जांच कर रही है। दरअसल सिंचाई विभाग, पीडब्ल्यूडी, कानपुर विकास प्राधिकरण, पंचायत और तकरीबन आधा दर्जन से ज़्यादा विभागों ने एक रिपोर्ट सौंपी है कानपुर जिला प्रशासन को, जिसमें ये कहा गया है कि विकास दुबे ने और उसके गुर्गों ने किसी भी प्रकार की ज़मीन कानपुर शहर में कब्जाई नहीं थी। दरअसल कानपुर जिला प्रशासन और सरकार ने एक रिपोर्ट तलब की थी, जिसमें साफ तौर पर यह कहा गया था कि तहसील मुख्यालयों, थाना दिवसों और तहसील दिवस में क्या किसी प्रकार की कोई शिकायत माफिया या उससे संबंधित किसी गुर्गे की आई हो कि ज़मीनों पर अवैध कब्जे किए गए हों, और उसको जांच में शामिल करना था। लेकिन इन विभागों की जो रिपोर्ट है वो वाकई हैरान करने वाली है, क्योंकि जिस माफिया विकास दुबे के पास तकरीबन 300 बीघे ज़मीनें थीं और उसने अपनी गुंडई के बल पर भू माफिया से लेकर नेता बनने तक का सफ़र तय किया था और अरबों रुपए की संपत्तियां कानपुर शहर से लेकर विदेशों तक खड़ी की, उसके खिलाफ कानपुर शहर में कोई शिकायत ना होना ये साफ दिखा रहा है कि माफिया विकास दुबे की मौत के बावजूद अफसरों और नेताओं की वफादारी इस माफिया से तनिक भी कम नहीं हुई है। दरअसल विकास दुबे के साथ ही जय वाजपेयी के पास भी तमाम संपत्तियां हैं, तमाम ज़मीनें हैं, और जय वाजपेयी ने विकास दुबे की गुंडई के बल पर ही कानपुर शहर में तमाम ज़मीनों पर अवैध कब्जे भी किए थे। हालांकि एसआईटी को जो रिपोर्ट सौंपी है तमाम सरकारी विभागों ने, उसमें साफ तौर पे कहा है कि बिकरू गांव में 3 किसानों की तकरीबन 3 हेक्टेयर भूमि पर अवैध कब्जे की शिकायत आई है, लेकिन ये मौखिक है, मतलब लिखित नहीं है। आप ये देखिए कि किस प्रकार से विकास दुबे को पहले तकरीबन 35 सालों तक अफसरों नेताओं की जुगलबंदी ने बचाया और तकरीबन 60 से ज़्यादा मुकदमे दर्ज होने के बावजूद इस माफिया को जेल की सलाखों के पीछे नहीं भेजा गया। और जब इसकी मौत एनकाउंटर में हो गई, उसके बाद भी अफसर और नेता किस प्रकार से कानपुर जिला प्रशासन के जरिए एसआईटी को भी गुमराह करने में लगे हैं। जो रिपोर्ट सौंपी गई उसमें साफ तौर पे कहा है शिकायतें नहीं आई। अब शिकायतें नहीं आई या शिकायतें करने नहीं दी गई, दोनों सिक्के के अलग अलग पहलुओं, और इन पहलुओं की जांच करना अफसरों ने मुनासिब नहीं समझा। कानपुर जिला प्रशासन के एडीएम फाइनेंस वीरेंद्र पांडे ने साफ तौर पर पुष्टि की है कि एक भी शिकायत विकास दुबे के खिलाफ प्रशासन को नहीं मिली है। ऐसे में सबसे अधिक अगर अफसर कटघरे में है तो वो कानपुर विकास प्राधिकरण यानी केडीए के हैं, क्योंकि केडीए ही वो अथॉरिटी है तो कानपुर के डेवलपमेंट के लिए और कानपुर की तमाम सरकारी ज़मीनों पर योजनाएं खड़ी करती है। और केडीए के भ्रष्ट अफसरों ने लगता है अपनी पूरी वफादारी विकास दुबे के साथ निभाई है, क्योंकि तकरीबन 3 दशक तक इन सरकारी अफसरों ने अपनी वफादारी निभाई, जिसके चलते ये बचा रहा। और अब मौत के बावजूद विकास दुबे और उसके गुर्गों के खिलाफ जो रिपोर्ट सौंपी जा रही है वो ये साफ तौर पे दिखा रहा है, अगर असली रिपोर्ट सामने आई तो निश्चित तौर पे कई सफ़ेद पोश और अफसर भी बेनकाब हो सकते हैं, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि इन लोगों को भी विकास दुबे ने ज़मीनें दी थीं। फिलहाल एसआईटी को इस रिपोर्ट पर कितना भरोसा करना चाहिए आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन सरकार को निष्पक्ष जांच ज़मीनों के मामले में ज़रूर करानी चाहिए। कैमरामैन
पीसी चौधरी के साथ मनीष श्रीवास्तव, न्यूज इंडिया, लखनऊ। माफिया विकास दुबे एनकाउंटर मामले में यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि मुठभेड़ फर्जी नहीं थी। विकास दुबे ने गाड़ी से भागते समय 9 राउंड गोलियां चलाई थीं। विकास दुबे एनकाउंटर मामले में सुप्रीम कोर्ट की सारी गाइडलाइन का पालन किया गया है। सिर्फ इतना ही नहीं, मामले से जुड़े सभी एनकाउंटर्स को यूपी सरकार ने सही करार दिया। विकास दुबे समेत उसके गुर्गों को मार गिराए जाने पर सरकार ने विस्तृत जवाब दाखिल किया है। अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट 20 जुलाई को सुनवाई करेगा। बिकरू गांव में पुलिस हत्याकांड के 8 दिनों के भीतर यूपी पुलिस ने 5 एनकाउंटर किए थे। एनकाउंटर के तौर तरीकों पर कई स्तरों पर सवाल उठे, जिसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाने की बात कही थी। यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि 24 घंटे के भीतर मामले की सूचना मानवाधिकार आयोग को दी गई। साथ ही यूपी सरकार एसआईटी और न्यायिक जांच आयोग भी बना चुकी है। इस बीच आज यूपी सरकार द्वारा मामले पर गठित वरिष्ठ आईएएस संजय बुसरेड्डी की अध्यक्षता वाली एसआईटी ने बयान दर्ज करने शुरू कर दिए हैं। 31 जुलाई तक एसआईटी को अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपनी है। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। राजधानी लखनऊ में उस समय हड़कंप मच गया जब 2 महिलाओं ने विधानसभा के ठीक सामने खुद को आग लगा ली। अमेठी की रहने वाली 28 साल की गुड़िया और 50 साल की उसकी मां साफिया का स्थानीय लोगों से जमीन और नाली को लेकर विवाद था। स्थानीय पुलिस ने पीड़ित पक्ष की सुनवाई नहीं की, जिससे नाराज होकर मां और बेटी लखनऊ आईं और इस भयावह कांड को अंजाम दे दिया। जानकारी मिली है कि आत्मदाह का प्रयास करने वाली दोनों महिलाओं में से एक 85% तक झुलस गई हैं। दोनों को ही सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दोनों की हालत नाजुक है। यह हाल तब है जब यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आदेश दे रखा है कि जिले से किसी भी फरियादी को लखनऊ तक आने की जरूरत ना पड़े। स्थानीय स्तर पर ही डीएम और एसएसपी मामलों का संज्ञान लेकर समस्या का तत्काल निपटारा करें। वहाँ पे कुछ लोग जो मारे थे उसकी एफआईआर मैंने लिखवाया। वो लोग दबंग लोगों के पास प्रभावशाली लोग हैं सर, उनके पास चले गए। वो लोग एफआईआर हमको थाने में नहीं लिखने दे रहे थे। एसओ के पास वहाँ पुलिस प्रशासन के पास से ही हमको नहीं लिखने दे रहे थे। हम लिखा दिए, जिसकी सूचना वहाँ के पुलिस दरोगा जी ने वहाँ पे दे दिया कि एफआईआर लिखवा लेगा। इस घटना के बाद यूपी की सियासत में भूचाल आ गया है। विपक्ष ने कानून व्यवस्था को लेकर योगी सरकार पर हमला बोला है। विकास दुबे एनकाउंटर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के गठन की बात कही है। अब उत्तर प्रदेश पुलिस के 2 पूर्व डीजीपी ने यूपी पुलिस विभाग के काम की सराहना की है। सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश से अपील करते हुए यूपी के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह ने पुलिस के काम की सराहना की। यूपी के पूर्व डीजीपी AK जैन ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की है कि कानपुर के बिकरू कांड में कोई ऐसा आदेश या निर्णय न पारित किया जाए जो पुलिस का मनोबल तोड़ने वाला हो। अपने सर्वोच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश व अन्य से ये करबद्ध मेरी प्रार्थना है कि कृपया करके ऐसा कोई निर्णय ना पारित करें जिससे कि पूरे पुलिस बल का मनोबल टूट जाए। पुलिस बल को बहुत बड़ा आघात उत्तर प्रदेश में पहुंचा है। मैं भी 36 साल यूपी पुलिस में सर्व किया है और पुलिस महानिदेशक के पद से सेवानिवृत्त हुआ हूं उत्तर प्रदेश पुलिस के। मैंने इस प्रकार का जघन्य और विभत्स हत्याकांड नहीं देखा। ये एक प्रयास था एक जंगल राज पैरेलल गवर्नमेंट की स्थापना करने का। पुलिस कर्मियों को इंगित करके, शिनाख्त करके, चिन्हित करके एक एक करके मारा गया। उतरकर उनके सिरों में गोलियां मारी गई, उनके पैर काटे गए और उनके वेपन्स भी लूट लिए गए। इस प्रकार का तो जघन्य कांड नक्सलवादी भी नहीं करते हैं। मैं डॉक्टर विक्रम सिंह, पूर्व पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश, आपके सामने केवल एक निवेदन और एक विचार प्रस्तुत करने आया हूं। ये वर्तमान में कानपुर में जो मुठभेड़ हुई है और जो प्रभावी कार्रवाई विकास दुबे गिरोह के विरुद्ध की गई है, उसकी सर्वत्र प्रशंसा हो रही है। मेरा किसी राजनैतिक दल से कोई संबंध नहीं है। एक सामान्य नागरिक होने के नाते मैं ये निवेदन करना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने श्री हितेश अवस्थी, पुलिस महानिदेशक, एवं प्रशांत कुमार, अपर पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था, कानपुर की पुलिस और STF
कि बहादुर कमांडोज ने जो कार्य किया है वो बहुत ही उत्कृष्ट और व्यावसायिक दक्षता की पराकाष्ठा है। उनके द्वारा किए गए कार्य से न केवल कानपुर और उत्तर प्रदेश अधिक सुरक्षित है, बल्कि उन्होंने पूरे मनोयोग से अपनी पूरी प्रतिभा को निचोड़ करके हमें आपको सुरक्षित करने के लिए अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की है। ये बिना आपके आशीर्वाद और आपकी प्रार्थना के संभव नहीं था। कानपुर के बिकरो गांव में जो 8 पुलिसकर्मियों की निर्मम हत्या हुई, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दाखिल की गई हैं और चूंकि 8 पुलिसकर्मी मरे हैं और ये काफ़ी दर्दनाक, काफ़ी निर्मम और क्रूर तरीके से हत्या की गई थी। आज सर्वोच्च न्यायालय से 2 पूर्व डीजीपी जो उत्तर प्रदेश के डीजीपी रहे हैं, विक्रम सिंह और AK जैन ने अपील की है और एक वीडियो संदेश के जरिए उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय से अपील की है कि कोई भी ऐसा फैसला न सुनाया जाए, इसलिए कि पुलिस का मनोबल पहले से ही काफ़ी टूटा हुआ है। 8 पुलिसकर्मियों की निर्मम हत्या हुई है। उन्होंने एक उदाहरण दिया है कि इस तरह से नक्सली भी हत्या नहीं करते हैं। तो कहीं न कहीं विकास दुबे और उसके जो लोग थे, उन्होंने उसकी हत्या, CO समेत 3 सब इंस्पेक्टर और 4 सिपाही जो मारे गए थे, उसके बाद ये अपील आई है। अब देखना है कि क्या ये जो सर्वोच्च न्यायालय में जो सुनवाई होने से, निर्णय आने से पहले इस तरह की जो अपील हुई है, उस पर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और उनकी जो बेंच के अन्य सदस्य हैं वो विचार करते हैं, किस तरह का निर्णय सुनाते हैं, जिस पर सबकी निगाहें लगी हुई हैं। कैमरामैन PC चौधरी के साथ मनीष मिश्रा, न्यूज इंडिया, लखनऊ। इस बीच आज बिकरू गांव में पुलिस टीम पर हुए हमले के सीन को रिक्रिएट किया गया। लखनऊ से आई FSL की टीम की मौजूदगी में भयावह रात के मंजर को रिक्रिएट किया गया। सबसे पहले काशीराम निवादा गांव में एनकाउंटर में मारे गए प्रेम प्रकाश और अतुल दुबे की घटना का रिक्रिएशन किया गया। फिर FSL और पुलिस अफसरों की टीम बिकरू गांव पहुंची, जहां घटने को समझने के लिए रिक्रिएशन का प्रयास किया गया। कुछ पुलिसकर्मी विकास के टूटे घर की छत पर चढ़े तो कुछ नीचे मौजूद रहे। सादे कपड़ों में पुलिसकर्मियों ने विकास दुबे गैंग के लोगों की भूमिका अदा की। विकास दुबे के ऊपर रखी गई 5 लाख की इनामी राशि आखिर किसे मिले, इस सवाल का जवाब तलाशने के लिए यूपी पुलिस ने MP पुलिस को पत्र लिखा है। महाकाल मंदिर में फूल दुकानदार से लेकर महाकाल मंदिर के सिक्योरिटी गार्ड तक दावा कर रहे हैं। उज्जैन पुलिस भी मुश्किल में है कि आखिर सबसे पहले सूचना किसने दी। 5 लाख इनाम की राशि पर उज्जैन SP मनोज सिंह ने एक कमेटी गठित की है, जिसमें SP रैंक के 3 अफसरों को शामिल किया गया है। ASP रूपेश द्विवेदी, अमरेंद्र सिंह और आकाश भूरिया टीम के सदस्य हैं। ये कमेटी 3 दिन में अपनी रिपोर्ट उज्जैन पुलिस को सौंपेगी, जिसमें विकास दुबे को सबसे पहले किसने पकड़ा और UP STF को सौंपे जाने तक का पूरा ब्यौरा दिया जाएगा। बिकरू गांव में JCB लगाने वाला ड्राइवर राहुल पाल अब सामने आया है। उसका कहना है कि विकास दुबे ने उससे JCB लगाने को कहा और फिर उसे छत पर बंद कर दिया। ड्राइवर राहुल को बुलाने प्रेम प्रकाश आया था। छत पर पहले से करीब 25 आदमी खड़े थे, जिनके हाथों में बंदूक थी। विकास के अलावा ड्राइवर ने धीरू, प्रभात मिश्रा, अमर दुबे, जिलेदार, अतुल, प्रेम प्रकाश और शिवम की पहचान की है। बिकरू गांव में करीब 15 मिनट तक फायरिंग हुई और इसके बाद विकास अपने साथियों के साथ भाग गया। JCB ड्राइवर का कहना है कि पुलिस पर हमले के लिए करीब 80 लोग विकास दुबे ने इकट्ठा किए थे। आखिर यूपी के तमाम जिलों में 600 करोड़ से ज्यादा की ठगी करने वाली अनी बुलियन कंपनी के डायरेक्टर अजीत गुप्ता को लखनऊ में गिरफ्तार कर ही लिया गया। गुप्ता की IFS पत्नी ने कई सफेद पोशों से इस महाठग को मिलवाया था। ED भी गुप्ता की अरबों की अवैध संपत्तियों पर शिकंजा कसने जा रही है। उत्तर प्रदेश में रियल एस्टेट हो या पूंजी योजनाएं, इसमें जिस प्रकार से ठगी की जा रही है वो न सिर्फ हजारों बल्कि लाखों लोगों की गाढ़ी कमाई को सीधे तौर पे हड़प रही है। ऐसा ही एक ठग है एनी बुलियन कंपनी का मालिक अजीत कुमार गुप्ता, जिसके बारे में न्यूज़ इंडिया लगातार खुलासे कर रहा है। किस प्रकार से इसने न सिर्फ पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में जिन किसानों को मुआवजा मिला था उससे करोड़ों रुपए हड़पे थे, बल्कि अवध क्षेत्र के तमाम जिलों में 600 करोड़ से ज़्यादा की ठगी की थी। न्यूज़ इंडिया की खबर लगातार दिखाए जाने के बाद जांच एजेंसियां एक्टिव हुई और अजीत कुमार गुप्ता को PGI इलाके से पुलिस ने गिरफ्तार किया है। PGI की ACP बीनू सिंह ने न्यूज़ इंडिया को बताया कि इसने तकरीबन पिछले 10 सालों में 600 करोड़ से ज़्यादा की ठगी की है और एक बड़ा संपत्तियों का अंपायर खड़ा किया है। लखनऊ में तकरीबन आधा दर्जन थाने हैं जहां पर
अजीत गुप्ता के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। चिन्हट थाने में भी 60 लाख की धोखाधड़ी की एफआईआर फिलहाल दर्ज हो गई है। ऐसे में पीजीआई, विभूति खंड, चिन्हट समेत जितने भी थाने हैं उन सब की रिपोर्ट ईडी भी मंगा सकता है। और सिर्फ लखनऊ ही नहीं बल्कि लखनऊ, सुल्तानपुर, अयोध्या, अमेठी, गोंडा, ये जितने भी अवध क्षेत्र के जिले हैं, यहाँ पर हजारों लोगों से अजीत गुप्ता ने पिछले 10 सालों में ठगी की है और 600 करोड़ से बड़ा साम्राज्य खड़ा किया है, जिसकी रिपोर्ट अब ईडी भी मांगने जा रही है। क्योंकि ईडी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में अजीत कुमार गुप्ता के खिलाफ जल्द ही एफआईआर दर्ज कर सकती है। ईडी ने इसकी सारी संपत्तियों को रडार पे लिया, लेकिन सबसे बड़ा खुलासा अजीत कुमार गुप्ता के मामले में यह है कि इसकी जो पत्नी है वो खुद आईपीएस है और इटली के रोम में तैनात है। और यही आईएफएस पत्नी ही सफेदपोश नेताओं से अजीत कुमार गुप्ता को मिलाती थी और अजीत कुमार गुप्ता के जरिए इन नेताओं और अफसरों की काली कमाई का निवेश रियल एस्टेट में करती थी। ऐसे में अजीत कुमार गुप्ता की संपत्तियों को ईडी रडार पे लेके जल्द ही मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एफआईआर दर्ज करेगा। कैमरामैन पीसी चौधरी के साथ मनीष श्रीवास्तव, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।